Hello, I'm Seema and welcome to the Hindi version of part 14 of the chapter Hydrocarbons. पिछली वीडियो में पार्ट 13 में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्फर्मेशंस इथेन की कि इथेन की इन्यूमरेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी जितनी मर्जी सोचो हो सकती हैं, लेकिन उसमें दो कॉन्फर्मेशंस होती हैं जो एक्सट्रीम्स होती हैं. एक होती है एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन और एक होती है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. अब हम ये समझेंगे कि इन एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस को हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. और क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस होती हैं, इसलिए हम बाकियों को लिखने की जरूरत ना समझ के हम सिर्फ इन दो एक्सट्रीम्स को का रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखते हैं. तो इस वीडियो में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्फर्मेशंस का, इथेन के कॉन्फर्मेशंस का, एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस का, और उसके बाद हम समझेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी कैसी, आपस में इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कौन सी कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है, कौन सी कम होती है. तो चलो पहले हम करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फर्मेशंस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है इथेन का, उसे अगर मैं इन पेन्स के साथ बनाने की कोशिश करूं तो पहले एक टेट्राहेड्रल एंगल, ऐसे एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मैं बनाऊंगी. ठीक है, तो इसमें से ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एक जैसे हैं. ये तो हुआ कार्बन और ये हुए 3 हाइड्रोजन्स और एक जो है इनमें से वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया. ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये कार्बन 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 के साथ ये जो ब्लैक नॉब है ये हाइड्रोजन ना होके ये कार्बन है. तो इस कार्बन से भी आगे 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं. राइट, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना. बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर इस हाथ में भी बना दूंगी. ठीक है, तो अब देखो कि ये जो बॉन्ड्स हैं इसको मैंने आपको ऐसे दिखा था कि अब ये बन गया इथेन मॉलिक्यूल. ठीक है, एक कार्बन, ये दोनों हाथ जो है वो दोनों कार्बन्स हैं और ये जो पेन्स निकल रहे हैं और जो पेन्स के कवर्स हैं ये सारे हाइड्रोजन्स हैं. तो अगर आपको मैंने बताया था कि अगर ये जो बॉन्ड है इसके साथ वाला हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ वाला, अगर तो ये इन बॉन्ड एंगल्स इनके आपस में तो फिक्स्ड होते हैं. तो अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो उसको हम एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं, है ना. तो ये देखो, इसको मैंने ऐसे दिखाया था. वैसे मैं जो आपको दिखा रही थी वो ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ही था. सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम जो मॉलिक्यूल है उसको इस एक्सिस, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के साथ दिखाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल आपको ऐसे नजर आता है. तो अगर ये वाला बॉन्ड देख रहे हो, ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है. तो अगर ये दोनों एक ही साथ पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के, तो ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको मॉलिक्यूल में क्या दिखेगा, पीछे वाला पेन नजर नहीं आएगा अगर वो उसके पैरेलल है. राइट, लेकिन इसमें आप कैसे देखते हो कि इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं ताकि आपको ये दिखे कि ये भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है. तो इसका मतलब इनका एंगल सेम है. और ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो ये ब्लैक पेन है जो आपको नजर आएगा. ठीक है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये यहां आ रहा है, इसका भी ये एंगल है, ये यहां जा रहा है, इसका ये एंगल है, तो ये बॉन्ड इससे पैरेलल है, ये बॉन्ड इससे पैरेलल है और ये बॉन्ड इससे पैरेलल है. तो ये बनी सॉहॉर्स प्रोजेक्शन. तो ये हुआ एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन की सॉहॉर्स प्रोजेक्शन. ठीक है, अब क्योंकि हम इसे नॉर्मल एंगल जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का होता है, लेकिन क्योंकि हम इसे पेपर पे दिखा रहे हैं 109 डिग्रीज 28 मिनट्स और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. तो हम जब पेपर पे दिखा रहे हैं या बोर्ड पे मैं बना रही हूं तो ये तो 2 डायमेंशंस है. तो 2 डायमेंशंस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को हम 120 डिग्रीज बना देंगे, ऐसे कि जैसे ये तीनों जो हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, और बीच में जो कार्बन है, और इसको इस तरह से पेपर पे दिखाने के लिए इजी करने के लिए हम ये एंगल बना देते हैं. अब जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो तो उसमें तो एक के पीछे एक हुआ, और स्टैगर्ड जो बिल्कुल उल्टी है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी दोनों हाइड्रोजन्स पे, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में, कब होगी, जब ये जो पीछे वाला जो है बॉन्ड वो बिल्कुल इस वाले एंगल के बीच में आएगा, बिल्कुल सेंटर में. और उसके बाद अगर मैं और घुमाती हूं तो वो उस वाले बॉन्ड के नजदीक जाना शुरू हो जाएगा, तो वो भी क्लोजेस्ट नहीं होगा. सबसे ज्यादा डिस्टेंस तभी होगी जब वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, और उस कंफर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कंफर्मेशन. तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन हमने कैसे दिखाई पेपर पे, इस तरह से दिखाते हैं और
बिल्कुल वही एंगल रखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। अगर आप इसे ऐसे देखते हैं तो ये तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से दिखाते हैं। और हर बॉन्ड जो है, ये वाला जो है इन दोनों बॉन्ड्स के, इन दोनों के बीच के एंगल में यहां पे आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये बनी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल दिखाते हैं वो 120 डिग्रीज होता है, जबकि एक्चुअली जो एंगल होता है वो 120 डिग्रीज नहीं होता, वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होता है, लेकिन क्योंकि हम पेपर पे दिखा रहे हैं तो इसे 120 डिग्रीज दिखाते हैं। जो कार्बन आपके सामने, तो मेरे दोनों हाथ कार्बन है, जो सामने वाला कार्बन है वो आगे वाली डॉट है, और जो पीछे वाला कार्बन है वो पीछे वाली डॉट है। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल को देखा जाता है मॉलिक्यूलर एक्सिस के साथ, ये एक्सिस आप देख रहे हैं, पूरी एक्सिस आपको दिख रही है, और फिर उसको पेपर पे वैसे ही प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरह की प्रोजेक्शन क्या होती है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है इसको हम ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के साथ ना देख के सिर्फ एक कार्बन, जो सामने वाला कार्बन है उसके वहां से, उसके सेंटर से देखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड ऑन। इसमें क्या इस प्रोजेक्शन का क्या लॉजिक था कि ये बॉन्ड एक्चुअली, इसका क्या मतलब है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाने का क्या मीनिंग है। जब हम कंफर्मेशंस देख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट, हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि भाई इस कार्बन हाइड्रोजन और इन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल्स हैं वो आपस में कैसे ओरिएंटेड है। तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां से दूर है, और क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर मैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हटा दूं और मैं इन्हें नजदीक कर दूं, तो अब जो है एक्चुअली मुझे ये दिखाना ज्यादा आसान हो जाएगा। और आप अब इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि हम इसे सामने से देखते हैं। सामने वाला जो कार्बन है वो तो डॉट होता है, ये बीच वाला, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको इस सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर ये एक्लिप्स्ड है तो हमें पीछे वाला बॉन्ड दिखना नहीं चाहिए, तो वो तो हम बना नहीं सकते, हमें ये तो बताना है ना पेपर पे कि पीछे भी एक बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं उससे बिल्कुल हल्का सा उसे ऐसे करके दिखा देते हैं, और बिल्कुल उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट साथ में वो सेकेंड बॉन्ड, लेकिन सेकेंड बॉन्ड जो है वो बड़े सर्कल के से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से उसे बनाकर हम ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को ऐसे दिखाते हैं। और जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल बीच में पड़ना चाहिए, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन जो है वो इन दो बॉन्ड्स के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ये वाला जो है ये इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए, और ये जो ब्राउन है वो इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए। और वही हम देखते हैं कि हर बॉन्ड जो है वो आगे वाले के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये हो गई दूसरी एक्सट्रीम कन्फर्मेशन, वो कौन सी हुई, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया कि हम मॉलिक्यूल को इसमें कार्बन से देखते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड से, और क्योंकि हम हेड ऑन देख रहे हैं तो इसलिए हमें ये एक्सिस नहीं दिख रही। इसमें तो हम मॉलिक्यूल को टेढ़ा देख रहे थे ऐसे, इसलिए हमें ये बॉन्ड दिख रहा था। ठीक है, यहां पे जो है हम मॉलिक्यूल को बिल्कुल सामने से देखते हैं तो इसलिए हमें बॉन्ड दिखता नहीं, वो बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसलिए उसको हम इग्नोर करके बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी से समझते हैं। अब ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, ये जो कार्बन, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ रोटेशन क्यों बन रहा है, ये एंगल क्यों चेंज हो रहा है, पहले इन दोनों कन्फर्मेशंस में बदला क्यों, क्योंकि एक कार्बन जो है वो मूव कर रहा था। इसका मतलब वो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था वो रोटेट हो रहा था। एक कार्बन वैसे ही था लेकिन दूसरा वाला जो है वो घूम रहा था। तो क्योंकि ये रोटेशन हो रही थी, ये जो एंगल ऑफ, इसको हम एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, या इसको हम टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, या इसको हम डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। इस एंगल के तीन नाम हुए, एक हुआ एंगल ऑफ रोटेशन, दूसरा हुआ एंगल ऑफ टॉर्शन या टॉर्शनल एंगल, या डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, तो ये नाम दिए जाते हैं इन एंगल्स को। अब ये जो है इसे टॉर्शनल, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। तो ये जो टॉर्शन इज अ काइंड ऑफ अ टेंशन, एक तरह की टेंशन हुई, और टॉर्शनल स्ट्रेन एक तरह का वो टेंशन जो है
उसके कारण कितना टेंशन हो रहा है उस स्ट्रेन को मेजर करता है। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना, जितना ज्यादा टॉर्शनल एंगल होगा उतनी कम टॉर्शनल स्ट्रेन होगी, और जितना कम टॉर्शनल एंगल होगा उतनी ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगी। अब इसको समझने के लिए आप इंसानी हमारे रिलेशनशिप्स को लो। एक कोई स्टूडेंट है, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और हम दोनों सेम क्लास में हैं, लेकिन अगर वो एक अलग सेक्शन में है और मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो दूसरी क्लासरूम में बैठता है और मैं जो हूं मैं अपनी क्लास में बैठती हूँ। मुझे वो उसको ना देखना पड़ता है ना उसे मिलना पड़ता है, वो मुझसे इतना मुझे ये बात सच है कि एक स्ट्रेन तो है, टॉर्शनल स्ट्रेन तो है, कि एक टेंशन तो है उसके और मेरे बीच में, लेकिन क्योंकि वो मुझसे दूर से दूर है, मेरा क्लासरूम हुई, फिर बीच में कॉरिडोर आया, फिर उस तरफ की क्लासरूम में वो बैठा है, हम एक क्लास में भी नहीं है, तो हमारे बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि मैं उसके ताल्लुक में नहीं आ रही, तो मेरा टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो सबसे कम होगा। और अगर मान लो कि यही वो पर्सन जो है, ये जो ब्लू लाइन वाला हाइड्रोजन, यही वो है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये दूसरे सेक्शन में ना होके, ना तो ये सिर्फ मेरे सेक्शन में है, इसको जो सीट अलॉट हुई है वो भी मेरे साथ वाली है, ये सिर्फ मेरे क्लासरूम में ही नहीं है, ये बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है, मतलब इससे ज्यादा नजदीक तो पोजीशन हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे मैं नहीं पसंद, मैं उसे नहीं पसंद, लाइक आइदर वे, दोनों तरफ सेम है कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है हमारी जब भी हम मिलते हैं, तो हम दोनों में क्या हालत होगी हमारी, सोचो कितनी ज्यादा चार्ज होंगे हम दोनों की, अभी कभी भी लड़ाई करनी पड़ सकती है। जब आपको पता है कि इतना ज्यादा टेंशन है, तो उस वक्त आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कभी भी लड़ाई करनी पड़ सकती है। लेकिन जब यही इंसान दूसरी क्लास में था, ऐसा नहीं कि मेरी नफरत कम थी उसके लिए, लेकिन क्योंकि वो मुझसे दूर था, मुझ पे उसका उतना असर नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स करके बैठ सकती हूँ क्लास में, कि ना वो मुझे दिख रहा है ना सामने आ रहा है, आएगा तो लड़ूंगी ना। तो जब तक वो दूर, तो जब वो डिस्टेंस दोनों में ज्यादा है, तो स्ट्रेन जो है वो कम है, एनर्जी भी कम है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आया तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये टॉर्शनल एंगल जो है, इसके कारण हमें ये टॉर्शनल स्ट्रेन के बारे में पता चलता है, और इसी रीजन से आप बता सकते हो कि ये जो कॉन्फर्मेशंस हैं इनकी एनर्जी सेम नहीं होती। जैसा आपने देखा कि जब बिल्कुल नजदीक है तो एनर्जी हाई थी, स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, और जब डिस्टेंस ज्यादा थी तो एनर्जी कम थी, रिलैक्स थे, मैं भी रिलैक्स्ड, वो भी रिलैक्स्ड, और हमारा जो टॉर्शनल स्ट्रेन, टेंशन भी कम थी और एनर्जी भी कम थी। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसे इस तरह से समझें, इन बॉन्ड्स के फॉर्म में समझें कि रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्फर्मेशंस की कैसी होती। जब मैंने आपको बताना शुरू किया कि ये जो दो कॉन्फर्मेशंस हैं ये एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस हैं, एक जो है वो बिल्कुल ही एक्लिप्स्ड है और दूसरी बिल्कुल ही स्टैगर्ड है। इन दोनों के बीच में इन्यूमरेबल, गिन ही नहीं सकते कितने कॉन्फर्मेशंस हो सकते हैं, जरा 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 एंगल चेंज करते जाओ उतने कॉन्फर्मेशंस बनते जाएंगे। लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस हैं, इन दोनों के की जो भी एनर्जी होगी, कि जो पैरेलल में हाईएस्ट एनर्जी और इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी, तो ये दोनों एक्सट्रीम जो है, हर एनर्जी जो है इन दोनों के बीच में पड़ेगी। तो अब समझें इसे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अभी तक आपको वैसे ही गेस हो गया होगा कि जब वो दूसरे कमरे में है तो हम ज्यादा स्टेबल हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इथेन के जो दो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म, इन दोनों के बीच में जितने भी फॉर्म्स होंगे उनकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बीच में होगी। ठीक है, तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज फार एज पॉसिबल, ये देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब जो आपस में रिपेल करते हैं नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा से ज्यादा दूर है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और एक्लिप्स्ड फॉर्म में वो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। इसमें मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, क्योंकि वो दूसरे कमरे में बैठा है और मुझे दिख भी नहीं रहा है, इसलिए मुझे कोई रिपल्शन फील नहीं हो रहा, मैं तो मजे में हूं।
सो मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, लेकिन एक्लिप्स्ड में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स। बिल्कुल साथ, एक तो मुझे पसंद नहीं, ऊपर से बिल्कुल मेरी सीट पे बैठा है। सो मैक्सिमम रिपल्शन। और जब वो उस कमरे में है तो एनर्जी कैसी है? रिलैक्स्ड, मिनिमम एनर्जी। और कोई भी उसके बीच में होगा, नजदीक आ रहा है, थोड़े 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 रेडी होते जाओ, तो इन दोनों की, और वहां पे है तो बिल्कुल रिलैक्स, लेकिन जैसे 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 नजदीक आया और पैरेलल आ गया तो बिल्कुल, और एक्लिप्स आ गया तो बिल्कुल ही हाईएस्ट एनर्जी। तो हम कहते हैं कि इसमें मिनिमम एनर्जी है और इसमें मैक्सिमम एनर्जी है। एक्लिप्स में मैक्सिमम एनर्जी, स्टैगर्ड में मिनिमम एनर्जी। और एनर्जी से क्या पता चलता है? जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसलिए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो होती है सबसे कम स्टेबल होती है। सिर्फ हम ही नहीं, केमिकल्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। हर कोई, मतलब यूनिवर्स ऐसा बना हुआ है कि हमें स्टेबिलिटी अच्छी लगती है। तो इसलिए जो पार्शियलिटी होगी वो कौन से कंफर्मेशन के लिए होगी? स्टैगर्ड कंफर्मेशन के लिए। कि मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि वो स्टैगर्ड हो, लेकिन एक्लिप्स्ड एक एक्सट्रीम है जो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़ाइयां नहीं होती हैं, है ना? तो हमारी लड़ाई हो सकती है, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टेबिलिटी किस में है? जहां पे मिनिमम एनर्जी हो, रिलैक्स्ड स्टेट हो, वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। और जहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, नेचुरली वहां पे जो टॉर्शनल स्ट्रेन, जो टेंशन है, वो भी कम हो। सबसे कम टेंशन जो है, टॉर्शनल स्ट्रेन, वो स्टैगर्ड फॉर्म में होगी, और सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में होगी। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेन को हम फिर से एक्सप्लेन करें कि टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है ये एक रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है। मतलब एक रिपल्सिव आपस में उनका रिलेशनशिप होता है, इंटरैक्शन। ठीक है? रिपल्सिव क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, रिपेल तो करेंगे ही। तो टॉर्शनल स्ट्रेन रिपल्सिव इंटरैक्शन के कारण होता है। किन के बीच में रिपल्शन हो रही है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में। जो कार्बन हाइड्रोजन यहां वाला है और जो कार्बन हाइड्रोजन यहां वाला है, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्शन होती है। इसकी मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा टॉर्शनल स्ट्रेन, या कितना कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो एक्लिप्स्ड है तो एंगल ऑफ रोटेशन सबसे कम है, इसलिए यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर वो स्टैगर्ड है तो उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस है आपस में, और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो वहां पर जो एंगल, जितना बड़ा एंगल उतना कम टॉर्शनल स्ट्रेन। मतलब जितना बड़ा डाइहेड्रल एंगल या जितना बड़ा एंगल ऑफ रोटेशन, उतना कम होगा टॉर्शनल स्ट्रेन। सो इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन। किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रोटेशन। रोटेशन इस एंगल पे डिपेंड करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के, जिसको हम डाइहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं। अब ये जो एनर्जीज हैं दोनों की, दोनों एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म की, इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 12.5 किलो जूल्स पर मोल है। 12.5 किलो जूल्स एक मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी डिफरेंस कितना है? सिर्फ 12.5 किलो जूल, जो बहुत कम है। इसका मतलब वो जिसको मैं तुम्हें कहानी बता रही थी, जिसको मैं इतनी नफरत करती हूँ, एक्चुअली मैं उससे इतनी नफरत नहीं करती। सिर्फ 12 पॉइंट, मतलब जरा सा नहीं पसंद है मुझे। मैं तो सिर्फ बढ़ा चढ़ा के कहानी बताई थी समझाने के लिए। वो दूसरी क्लास में बैठा है तो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है? और वो अगर मेरे साथ आके बैठा है तो भी वो जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो सिर्फ 12.5 किलो जूल्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो ये 12 पॉइंट, मतलब ठीक है मुझे ये नहीं पसंद है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसके साथ बैठ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं इससे बात करने की बजाय मैं इस तरफ भी तो बात कर सकती हूँ किसी और से। मैं अपना ध्यान कहीं और भी तो लगा सकती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पे भी तो तुम ध्यान दे सकते हो कि मैं पढ़ा रही हूँ और तुम अपना ध्यान जो है वो क्लास में लगा रहे हो। तो इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान से आपकी नहीं बनती इतनी ज्यादा। तो क्या होता है कि ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन 12.5 किलो जूल्स पर मोल का है इथेन के केस में, ये एक्चुअली, ये हमने आपको टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है ये वो समझाने के लिए बताया, लेकिन ये बहुत कम स्ट्रेन है जो कि अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें या इंटरैक्ट करें उसी से ओवरकम कर लेते हैं। सिर्फ कोलाइड किए, ये आ रहा है दूसरी क्लास से जो मुझे नहीं पसंद है, यार तू इधर हो जा, मैं इस सीट पे शिफ्ट कर गई,
इस वाले से बात कर लेती हूँ। तो या तो मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी से, कि आपने थोड़ी मूवमेंट दिखा दी, या अपना कोलिजन आपने उधर वाले से बात करनी शुरू कर दी अपनी सीट पे बैठ के, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, या आ भी गया बैठ भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत इजीली ओवरकम हो जाती है। इथेन के केस में जरूरी नहीं है हर मॉलिक्यूल के केस में हो, इस केस में हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इथेन के केस में हर प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें टोटल रोटेशन हो सकती है, तो ये बात सच है कि इसमें टोटल रोटेशन हो सकती है। नो डाउट कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो फेवर्ड कन्फर्मेशन है, वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में रहे। लेकिन क्योंकि इतनी कम एनर्जी डिफरेंस है कि बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि वो दुश्मन वाली अरेंजमेंट वो कर ले। तो इसलिए इन इथेन इट इज 12.5 किलो जूल्स पर मोल, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, which is normally overcome by collisions। आपस में टकराने से ही मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी का डिफरेंस, इतनी एनर्जी तो जनरेट हो ही जाती है और उसको वो ओवरकम कर सकते हैं। और इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है उसके लिए आपको गर्म करना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। और जैसे मॉलिक्यूल इतनी सी एनर्जी तो थोड़ा सा हिलने से भी गेन कर लेता है, तो ये 12.5 किलो जूल्स की एनर्जी, जो पर मोल की एनर्जी, बहुत आसानी से मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन इथेन इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हम कहते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका रोटेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट फ्री है, वो चारों तरफ होता है। इसका मतलब एक्लिप्स कन्फर्मेशन भी दिखाएगा, स्टैगर्ड भी दिखाएगा, और उन दोनों के बीच में जो मिलियंस ऑफ कन्फर्मेशंस हैं वो सारी दिखाएगा। अब अगर इतनी सारी कन्फर्मेशंस होती हैं, जब आइसोमर्स होते हैं चीजों के, तो हम उन आइसोमर्स को सेपरेट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस बनती हैं, तो इन कन्फर्मर्स को जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते, और ये कन्फर्मर्स आपस में एक दूसरे में बदलते भी रहते हैं। तो आपको इट इज नॉट पॉसिबल कि इनको हम आइसोलेट कर सकें। यू कांट आइसोलेट कन्फर्मर्स, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी जो आप मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का सैंपल लोगे जिसमें कन्फर्मेशंस हैं, आपको उसमें सारी कन्फर्मेशंस जो उसकी होती हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये थे कन्फर्मेशंस इन एल्केन्स, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी वीडियो तो इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। Thank you for watching, and bye bye for now.